ये है कि जैसा कि आपने कहा हुँ, कि 2008 से 11 दफे सरकार बदल चुकी हुँ, है और वहां जिस उम्मीद के साथ में डेमोक्रेसी आई थी, राजशाही को हटाया था, आम जनता ने आंदोलन करके हटाया, तो उनको उम्मीद थी कि उनके देश का डेवलपमेंट होगा, नौकरियां मिलेंगी लोगों को, जो उनकी आम हालात हैं, खाने पीने की जो है और हेल्थ की सुविधाएं हैं, वो सब इम्प्रूव होगी। लेकिन पिछले 2008 से आज 17 साल हो गए हैं, हुँ। आम जनता को कोई उस पॉलिटिकल पर जो चेंज आया उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। और बराबर ये सब देखते रहे कि वहां पर करप्शन इतना बढ़ गया है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या वहां पे क्या खड़ी जी। हुई है मेरे विचार से, हुँ, वो ये हुई है कि जो रिसोर्सेस हैं वहां पे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हुँ, हुँ। तो जॉब हो या एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो या एजुकेशन हो, वो एक तबका है जिसने सारा उस पर कब्जा कर लिया है। तो आम जो स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, उनको कोई सुविधा उस तरह की नहीं मिल रही है। तो अगर आप पीछे बहुत कई दफे अभी आंदोलन भी हुए, राजशाही के लिए हुआ, हुँ, हुँ। सिविल सर्वेंट ने भी किया, स्कूल टीचर्स ने भी आंदोलन किए, लेकिन उसका अभी तक कुछ उनको फायदा नहीं उठा था हुआ। लेकिन अभी जब हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ओली ने जो ये काम किया कि उन्होंने 26 जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हुँ, उनको एक हफ्ते का टाइम दिया और उसके साथ एक साथ बैन कर दिया गया। तो ये मेरे ख्याल से एक जिसको बोलते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ था कैमल बैक। जी। और इससे जो एक चिंगारी की आवश्यकता थी, ये जेन जीस के बारे में हम बात कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो पहले से ही बहुत त्रस्त थे। हुँ, तो ये चिंगारी उसको उनको मिली और एकदम उसके भड़क गई, क्योंकि ओली सरकार ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि आम जनता इस तरीके से भड़क जाएगी और इतना वायलेंट रूप ले लेगी। और बिल्कुल यानी जी। ऊपर से ओली सरकार ने आग में घी डाला कि हुँ, जिस तरह से उन्होंने रिप्रेस किया इनको, जिस तरह की कल उन्होंने गोलीबारी हुई, डायरेक्टली उन्होंने गोली मारी, फेस पर गोली मारी बच्चों के, उससे 20 से 22 बच्चे की डेथ हुई, 200 से ऊपर घायल हुए। तो वो ऑलरेडी इतना गुस्सा इकट्ठा हो रहा था, वो एकदम सारे देश में वो फैल गया। अब इसके कौन लीडर है यह अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि बिल्कुल अभी अभी तक तक वो कोई लीडर फेज़ की जो बात की जा रही है वो अभी तक सामने नहीं आया है और इसके साथ ही कहीं न कहीं ये बड़ा जो सामाजिक और राजनीतिक असंतोष है, वो नागरिकों में यहाँ साफ तौर पर झलक रहा है। अमीन जी, एक चीज़ और यहाँ लोगों के बीच अब सवाल उठने लगे हैं, जिस तरह श्रीलंका, म्यांमार की जब बात कर रहे हैं और ख़ासकर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब यहाँ पे भी तख्ता पलट जैसे हालात होंगे? क्या यहाँ पर भी उसी तरह की कंडीशन बनेगी? यानी आगे क्या होगा, अब ये बड़ा सवाल है। देखिए कोमल जी, जहाँ तक सवाल है हुँ, कि नेपाल का ऑल ऑफ सडन स्टूडेंट्स का आना और पार्लियामेंट में प्रदर्शन करना, और उस पे प्रदर्शन के साथ में देखिए इनका इंटेलिजेंस फेल्योर था। ये जो पूरा हुजूम था बच्चों का वहां तक पहुंच जाना, इनका इंटेलिजेंस फेल्योर था, यानी वो सरकार के हित में नहीं थे। आप देखिए वहां के जो पुलिस वाले हैं या मिलिट्री वाले हैं, उनके भी हथियार बच्चों ने छीने, और कल उन्होंने डायरेक्ट जो फायरिंग की उसमें 20 से ज्यादा बच्चे मरे गए, और उसके साथ में मैं कहता हूँ 500 के आसपास इंजर्ड हुए हैं। ये सब क्या दर्शाता है कि वहां पर न तो सत्ता उनके साथ थी हुँ, और ना ही उनके साथ उनके ऑफिसर साथ थे। जिस तरीके से वहां करप्शन फैला हुआ था, उससे त्राही त्राही हो रही थी। आप हुँ, देखिए वहां पर मैं भी एक न्यूज में देख रहा था, जी। एक उद्योगपति है, वो मोबाइल लिए इन बच्चों के पीछे पीछे जा रहा है। तो पत्रकार ने पूछा, टीवी के पत्रकार ने, कि भाई बताइए कि आप कहाँ से हैं? तो उसने कहा मैं यहाँ पर बिजनेस चलाता हूँ, यानी व्यापार करता हूँ। हुँ, तो अगर व्यापारी वर्ग भी बच्चों के पीछे है और वहाँ की जनता साथ में है, तो ये उसी का नतीजा है। कि आज देखिए काठमांडू भी जल रहा है, धूनी जलेगी, धनगढ़ी जल गई। आप देखिए कि ललितपुर भी जल गया, और भगतपुर भी। ये सब क्या है? वहाँ पर कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू से कंट्रोल नहीं है, गोलियां चला रहे हैं तो भी नहीं है, तो हुँ, सुनने को कोई तैयार नहीं है। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ की जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी थी। और समझिए कि अब मैंने जैसे पहले भी कहा था कि 2008 के बाद से एकदम से सत्ता परिवर्तन होते रहे, जी। 13 डिफरेंट सरकारें बनी। तो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिटिकल फेल्योर है, इकोनॉमिक फेल्योर है, इन्वायरमेंटल कंडीशन खराब है, सोशल तो बाइकाट हो ही गया इनका। आप देखिए इनको हुँ, रिजाइन करना पड़ा, ये रिजाइन भी नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां की मिलिट्री भी कह रही है कि हमें
पहले आप डिजाइन करिए, तब हम कंट्रोल करेंगे। ये क्या दर्शाता है? यानी वहाँ के शासन तंत्र भी उनके साथ नहीं है। बिल्कुल अमीन जी, और अब प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो अब जो ये विद्रोह की आग जो भड़की हुई है युवाओं में, इसे अब कैसे रोका जा सकता है? क्या अगला स्टेप हो सकता है? इसको लेकर अब क्या रणनीति बनाई जाएगी? ये कोई बहाव नहीं था, इसको रोका जा सकता। इस तरीके से हमारा बादल फट जाता है तो चारों तरफ फैलता है, इसलिए मुसीबत हो गई इनको संभालना सिचुएशन को। अब आप ये समझिए कि इसके पीछे जो भी सरकार के साथ में इनके पीछे फाइनेंसर थे बच्चों के, इनके पीछे जो लोगों की ताकतें थी, वो सब अब धीरे धीरे सोच रहे थे कि एकदम से सत्ता परिवर्तन होने के बाद एकदम से उन्होंने सरकार छोड़ दी, क्योंकि एयरपोर्ट भी बंद हो गया, एयरपोर्ट के ऑपरेशन बंद हो गए, जा भी नहीं सके बाहर। सुनने में ये आया है कि वो हेलीकॉप्टर से निकले हैं वहां पर, अब कहाँ गए ये नहीं पता है, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे मिस्टर बालन शाह, जो वहाँ के मेयर हैं, तो आंदोलनकारों से उन्होंने कहा है शांत रहने के, वहाँ के राष्ट्रपति ने भी कहा है थोड़ा शांत रहिए, वार्ता के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे अब समय आ गया है, जिससे कल का क्राउड था, जो पोजीशन थी, वो आज थोड़ी बेटर हुई है। इस्तीफा देने के बाद थोड़ा और नॉर्मल हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये कंट्रोल कर लिया जाएगा। वो यानी बातचीत और आश्वासन के जरिए, जिस तरह आर्मी द्वारा भी लगातार आश्वासन दिया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, कहीं ना कहीं जो बीच का रास्ता है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ सकता है, वो देखने वाली बात होगी।